हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी को इतना मालूम तो चल ही गया होगा कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी आने वाली है। अब बजट में 38,800 वैकेंसी तो बोला गया है, पर उसके साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि 3 साल के अंदर, मतलब अगर उसने इस ईयर निकाला तो हो सकता है कि उसका 35 से 40% ही वैकेंसी निकाले। इसका मतलब ये है कि 10 से 15,000 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं 2023 में। तो उस पोस्ट के रिगार्डिंग या उस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला कि AMRS में जो रिक्रूटमेंट होता है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है क्या, एक्चुअली में इसका पैटर्न क्या है, फ़ीस कितना है और रिलैक्सेशन कितना मिलता है, इसका सिलेबस क्या है, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सिंपल वे में कंप्लीट बताने वाला हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए, पर अगर आप बने रहिए तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, हर एक पॉइंट का, वो भी डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कंफर्मेशन दिखाऊं कि ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो गाइडलाइंस बनाए गए थे किसके रिगार्डिंग, जो 2021 में जो वैकेंसी आई थी एकलव्य की, उसके रिगार्डिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेक्शन एग्ज़ाम 2021 उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था और जो गाइडलाइंस थे उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन तैयार किया गया है। इसके साथ ही अगर हम आगे देखें तो इसमें कुछ कंटेंट्स भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से पॉइंट इस PDF में इंक्लूडेड हैं, वो यहाँ पर मेंशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, हर एक पॉइंट को यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया है। अगर मैं फ़र्स्ट स्टेप की जगह जाऊँ तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म का इन्फॉर्मेशन को कब स्टार्ट हुआ, कब उसका लास्ट डेट हुआ, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2021 इस फॉर्म का स्टार्टिंग डेट था और 30 अप्रैल 2021 इस फॉर्म का लास्ट डेट था। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि आपको 30 डेज़ का टाइम मिलता है फॉर्म को फिल करने का। इसके साथ ही आपको 24 आवर एक्स्ट्रा दिया जाता है, 24 आवर एक्स्ट्रा दिया जाता है आपको पेमेंट करने का। इसलिए क्योंकि कुछ कंडीशंस में क्या होता है, अगर कोई कैंडिडेट 30 अप्रैल को फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उसका कुछ सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से उस डे को वो पेमेंट नहीं कर पाता। फॉर्म तो फिल कर लेगा पर पेमेंट नहीं हो पाता। तो उसको रिलैक्सेशन देने के लिए उन्होंने 24 आवर एक्स्ट्रा दिए कि आप नेक्स्ट डे तक अपना पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो आपका UPI हो, चाहे आपका कार्ड हो, चाहे आपका नेट बैंकिंग हो, कुछ भी माध्यम हो, आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था एप्लीकेशन फॉर्म के डिटेल्स के लिए। इसके साथ ही अगर आप आगे देखें तो कितना फ़ीस स्ट्रक्चर है इसका, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो आपको 2000 देना पड़ेगा। अगर आप टीचिंग के लिए कर रहे हैं, जैसे PGT, TGT, PRT तो होता नहीं है, तो PGT और TGT इसके लिए कर रहे हैं तो आपको 1500 देना पड़ेगा। इसके साथ ही नॉन टीचिंग भी है तब भी आपको 1500 ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि KVS NVS में कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है 200 से 300 का, जो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट होते हैं, पर इसमें कोई भी ऐसा रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। आपको 1500 पे करना पड़ेगा एक्सेप्ट प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आपको करेक्शन है, अगर कोई मिस्टेक आपने कर दिए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको 2 दिन का या 48 आवर का टाइम दिया जाता है करेक्शन करने के लिए। जैसे पिछले नोटिफिकेशन में आपको 4 मई से 6 मई तक दिया है, मतलब आपको 48 आवर का टाइम यहाँ पर दिया जाता है कि आप करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में। तो इसके साथ ही डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो इन्होंने एक एक्सपेक्टेड दिया था कि आपका मई के वीक में, मई का जो लास्ट वीक है उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा, और एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, या फिर अगर मई में नहीं हो पाया तो आपके जून के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपका एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 180 मिनट होगा। फर्स्ट शिफ्ट आपका चलेगा 9 to 12 PM और सेकंड चलेगा 3 to 6 PM, मतलब एक दिन में आपके 2 शिफ्ट होने वाले हैं। इसके साथ ही ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था किसी रीजन से, वो रीजन्स को उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया है, पर पूरा इन्फॉर्मेशन आपके NTA वेबसाइट में मिल जाता है।
कि उसका प्रोसीजर क्या था, कौन कंडक्ट करवाता है, हर चीज़। ये एग्ज़ाम आपका CBT होने वाला है और CBT ही होगा। और साथ में सबसे इन्फॉर्मेशन की बात यह है कि ये जो एग्ज़ाम है वो NTA ही कंडक्ट करवाएगा। फॉर्म भी फिलअप आपको NTA में ही फिल होगा, पूरा इन्फॉर्मेशन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट सब कुछ आपको NTA वेबसाइट में ही मिलेगा और कंडक्ट भी आपको NTA ही करवा रहा है इस एग्ज़ाम को। ये एक इन्फॉर्मेशन था। इसके साथ ही आपका पेमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म सभी कुछ यहाँ पर ऑनलाइन मोड से ही होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। इसके साथ ही कुछ स्टेप्स होते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्या क्या उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। तो आपके रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो भी वैलिड, मोबाइल नंबर आपका वैलिड होना चाहिए। ईमेल आईडी जो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं ऑफिशियल तरीके से, उसका होना चाहिए आपके पास। फ़ोटोग्राफ 10 to 200 KB के होना चाहिए। यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप कौन कौन से साइज़ का कितना पिक्सल होना चाहिए, हर चीज़ इसमें दिया हुआ है। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना KB होना चाहिए, कितना पिक्सल होना चाहिए, सिग्नेचर किस साइज़ का होना चाहिए, वो सब इसमें मेंशन किया हुआ है हर एक स्टेप के साथ। कौन कौन से बैंक इसमें एक्सेप्ट किए जाएंगे पेमेंट फ़ीस के लिए, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे अगर आप देख सकते हैं कि आपका SBI, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पेमेंट गेटवे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, सभी कुछ आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, पेमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो कन्फर्मेशन पेज है स्क्रीन पर दिख जाएगा, उसको आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिए या फिर प्रिंट कर लीजिए, जो भी आपको सही चॉइस लगे। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कैंडिडेट का नेम, उसका एड्रेस, कैटेगरी, PWD स्टेटस मतलब पर्सन विद डिजेबिलिटी स्टेटस, डोमिसाइल क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है। तो इसमें इसी कारण इसको डार्क कलर से इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है। इसके साथ ही अगर आप आगे बढ़ें तो इसमें दिया हुआ है कि आप इस माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, पेटीएम। आज के टाइम में UPI सबसे ईज़िली और फिजिबल है हर सर्वर के लिए, तो आप UPI पेमेंट ही कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पूरे एप्लीकेशन फॉर्म में इसमें क्लियरली मेंशन है पॉइंट नंबर 13 में कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेशन फॉर्म का। क्योंकि आपका जो भी एडमिट कार्ड आएगा वो आपके ईमेल एड्रेस में नोटिफिकेशन जाएगा और साथ में मोबाइल नंबर में नोटिफिकेशन जाएगा। मतलब हर एक अपडेट, चाहे एडमिट कार्ड का हो या कोई भी चीज़ का अपडेट हो, आपके ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर में आएगा। इसी कारण ये दो चीज़ आपके पास होना चाहिए और वो होना चाहिए जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, टेम्प्रेरी बेसिस पे नहीं। तो ये एक एप्लीकेशन फॉर्म का इन्फॉर्मेशन था, हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन। इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, यहाँ पर एक कुछ नोट दिए गए हैं कि आपको कहाँ से फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो इस वेबसाइट के माध्यम से आपको मिल जाएगा पूरा इन्फॉर्मेशन। इसके साथ ही एक इंट्रोडक्शन दिया है कि आखिरकार एकलव्य विद्यालय है क्या, कब इस्टेब्लिश किया गया, कौन कौन से स्टेट में है। देखो पूरे ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सभी में एकलव्य विद्यालय नहीं है। कुछ कुछ स्टेट है जहाँ पर एकलव्य विद्यालय हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एकलव्य विद्यालय हैं, 63 एकलव्य विद्यालय हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ मैं। बाकी तो आपको बहुत सी जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, पर ये नोटिफिकेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसमें एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ कि ये एकलव्य विद्यालय को, ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को जो रन करता है उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, इसके द्वारा इस स्कूल को रन किया जाता है। और ये जो सेटअप हुआ था वो 1999 में सेटअप हुआ था। ठीक है, जो स्पेशली जो SC ST कैंडिडेट हैं, जो मतलब उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता, तो उसके लिए ये स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, फिर जैसे जैसे ईयर्स बाय ईयर्स ये थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और फिर ओवरऑल इंडिया में ये इस्टेब्लिश होने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हैज़ बीन टेक वेरियस इंसेंटिव फॉर ओवरऑल अनफिलफिटमेंट ऑफ ट्राइबल अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री में ये जो है इस्टेब्लिश हो चुका है। इसके साथ इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब इसके क्या क्या उद्देश्य हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी हैबिटेशन हैं कंट्री में, सभी के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और इसके साथ ही क्वालिटी एजुकेशन जो अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, इसमें क्वालिटी एजुकेशनल के लिए किस पे एसटी स्टूडेंट जो भी रिमोट एरियाज़ में स्टडी कर रहे हैं या रिमोट एरिया में पढ़ते हैं उनके लिए, तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो कौन कौन से इसमें पर जो कॉम्पिटिशन्स हैं या फिर किस बेसिस पे यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं, बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। और कौन कौन से मतलब कि टीचर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई भी स्टेट हो या फिर कोई भी एरिया के जो कैंडिडेट हो वो अप्लाई कर सकता है इस पर। पहले क्या था, सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता रहा कि ट्राइबल स्टूडेंट को ही यहाँ पर स्टडी किया जाएगा, पर क्या है आज के टाइम में ऑल इंडिया में इस्टेब्लिश होने की वजह से और डाइवर्सिटी को देखते हुए यहाँ पर आज भी SC ST वालों को रिलैक्सेशन दिया जाता है, पर इसमें सभी कैंडिडेट इसमें स्टडी कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ एकलव्य विद्यालय में ST ST पढ़ा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले था जिस समय इस्टेब्लिश किए गए थे, पर अब नहीं है, क्योंकि ये डाइवर्सिटी कंट्री है, इसी कारण यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट यहाँ पर टीचिंग कर सकता है या फिर यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट स्टडी कर सकता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है इन्फॉर्मेशन। चैप्टर 2 में क्या है, देखो फर्स्ट चैप्टर में कहता है कि छोटा सा एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था कि EMRS होता क्या है। सेकंड में क्या है कि जो EMRS टीचिंग स्टाफ है, जो सिलेक्शंस होने वाले हैं या कुछ रिक्रूटमेंट है, तो किस तरीके से होंगे या फिर उसके क्या क्या गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं फर्स्ट पॉइंट देखूँ, फर्स्ट पॉइंट में क्या मेंशन किया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ में आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT और TGT, इसमें PRT नहीं होता। PRT आपके KVS और आर्मी पब्लिक स्कूल यहाँ पर होता है, पर नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में PRT नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT फॉर EMRS सॉल्व बी स्टेट स्पेसिफिक। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा क्लियरली मेंशन ये किया हुआ है कि ये क्या होगा, स्टेट स्पेसिफिक होगा। देखो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और बाकी सेंट्रल स्कूल में क्या है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पर क्या है स्टेट स्पेसिफिक है, मतलब एज पर द स्टेट वेयर द स्कूल आर लोकेटेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय नेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड ओनली एलिजिबल कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट कैन अप्लाई। इसका मतलब ये है कि जैसे आप यूपी के हैं, जैसे आप MP के हैं, तो आप जिस भी स्टेट के कैंडिडेट हैं या जिस भी स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, आप उसी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ये नहीं हो सकता कि अगर आप MP के कैंडिडेट हैं और आप UP में अप्लाई करें तो ये नहीं हो सकता। अगर आप MP के हैं तो आप MP के स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा कि आपका जिस भी स्टेट का डोमिसाइल है आप उसी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बस। आप और अदर स्टेट के अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कुछ ही स्टेट में इस्टेब्लिश है, अभी तक ऑल इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं है। इसी कारण कैंडिडेट जिस स्टेट के डोमिसाइल है सिर्फ उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट में क्लियरली मेंशन है। इसके साथ ही सेकंड पॉइंट ये है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है NTA, ये क्या है कि ये कंडक्ट करवाता है EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्लियरली मेंशन है कि जो NTA है वही कंडक्ट करवाता है EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन के लिए। बाकी
स्कूल में देखोगे तो आपको उसका वो डिपार्टमेंटल जो ऑफिशियल टीम होती है, डिपार्टमेंटल होता है, वो वही कंडक्ट करवाता है उसको। इसके साथ ही आप ये सेकंड इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कि स्टेट स्पेसिफिक होता है। इसके साथ ही अगर मैं थर्ड इन्फॉर्मेशन में जाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो भी आपका स्टेट वाइज ही फॉलो होगा और मेरिट बेसिस पे होगा। ये देखिए यहाँ पर आप क्लियरली मेंशन किया हुआ है, स्टेट स्पेसिफिक है। इसी कारण पूरे रूल्स, पूरे हर चीज़, सिलेक्शन, मेरिट लिस्ट सभी स्टेट स्पेसिफिक ही किया जाएगा। ये है इस नहीं, पर ये है कि पूरे स्टेट स्पेसिफिक होने के बावजूद आपका जो मेरिट लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है, वो आपका स्टेट वाइज ही बनेगा। मतलब सब कुछ आप कह सकते हैं कि पूरा एप्लीकेशन फॉर्म से फिलअप करने तक, रिजल्ट तक आपका क्या होगा, स्टेट स्पेसिफिक होगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका उसी स्टेट में होगा जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई किए हैं, और अदर स्टेट में आपको नहीं भेजा जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। ये एक क्लियरली और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिए हुए हैं कि आपको कितने मार्क्स का यहाँ पर CBT होगा और कितने मार्क्स का इंटरव्यू होगा, वो भी यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट जो होगा टीचिंग स्टाफ का, वो भी क्या होगा, स्टेट स्पेसिफिक होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। और साथ ही वो पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू वो कंडक्ट करवा सकते हैं अगर स्टेट जो भी चाहे। क्या कुछ पोस्ट में क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, कुछ पोस्ट में क्या इंटरव्यू टेस्ट होता है, और इंटरव्यू अगर है तो उसमें पर्सनालिटी और इंटरव्यू टेस्ट कंबाइन ही होता है। ये है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका पे स्केल क्या है। प्रिंसिपल से लेकर TGT तक की कैटेगरी में पे स्केल क्या है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल के लिए जो पे स्केल है वो आपका लेवल 2 होगा। लेवल 2 मतलब 78,800 आपका क्या होगा, बेसिक। फिर इसमें अलाउंस जुड़ेंगे, HRA, TA, DA, तो वो कंबाइन होगा आपका मोर देन 1 लाख तक, या 1,20,000 तक आपका चला जाता है प्रिंसिपल के लिए। वहीं अगर मैं वाइस प्रिंसिपल की बात करूँ तो वाइस प्रिंसिपल लेवल 10 होता है, उसका 56,100 इसका बेसिक होता है। फिर अलाउंस जुड़ेगा, फिर उसका 1 लाख के आसपास पहुंच जाता है। वहीं मैं PGT की बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो बेसिक होता है वो 47,600 होता है, और TGT के लिए जो पे स्केल होता है वो लेवल 7 होता है, 44,900 इसका क्या होता है, बेसिक। तो PGT और TGT में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 2-3 हज़ार का डिफरेंस होता है। बाकी पे स्केल जनरली सेम होता है, पर लेवल में सेम होता है। TGT लेवल 7 होता है और PGT लेवल 8 होता है। ये एक इन्फॉर्मेशन था पे स्केल का। इसके साथ ही अगर आप देखें कि इसका जो एग्जामिनेशन का स्कीम है वो किस तरह से होता है, ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो आपका स्कीम है पेपर का वो क्या होगा, CBT होगा। CBT मतलब आपका एग्ज़ाम जो होगा वो क्या होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ना ही आपके एप्लीकेशन ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ना ही आपका एग्ज़ाम होगा। पहले होता था, पर अब के टाइम में आपका जो एग्ज़ाम है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सभी ऑनलाइन मोड हो चुके हैं, ये दिया हुआ है। और जो आपका पेपर का जो लैंग्वेज सिलेक्शन होगा वो आप बाइलिंगुअल ही होगा, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। आप बाइलिंगुअल एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको हिंदी है तो हिंदी ही देना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश देना है, ऐसा कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है। अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हर एक कैटेगरी के लिए प्रिंसिपल से लेकर हम TGT तक की बात करेंगे, वो भी डिटेल्स में कि एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या है, तो आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ ही अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो प्रिंसिपल के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रिंसिपल के जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 160 मार्क्स का CBT होगा, 40 मार्क्स का या तो पर्सनालिटी टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा, और जो ड्यूरेशन है वो 180 मिनट होगा। इसका मतलब ये है कि 160 मार्क्स आपको 180 में कंप्लीट करना है। मतलब कि 160 मार्क्स है तो 160 क्वेश्चंस होंगे, और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स,
1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ये एक पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल के लिए 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स एंड मोर देन 1 मिनट टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि 160 क्वेश्चन है पर आपको टाइम मिल रहा है 180 मिनट, मतलब आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा है। तो इसका एक एवरेज निकाला जाए तो आपको 1 मिनट 4 से 5 सेकेंड मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये एक पैटर्न था प्रिंसिपल के लिए। तो इसमें कौन कौन से सेक्शन आने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पेपर पैटर्न में आपका जो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है वो आपके 10-10 मार्क्स के आएंगे, जीके और सीए 10 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके 10-10 मार्क्स के आएंगे। और जो एकेडमिक होगा, अब प्रिंसिपल पोस्ट है तो एकेडमिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरा स्कूल उसी के अंडर में होने वाला है, तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन या एकेडमिक नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपका आ गया 30 मार्क्स का। जैसे टीजीटी पीजीटी में पेडागोजी होता है तो सेम इसका भी एकेडमिक सेक्शन होता है, 30 मार्क्स का ये है। 70 मार्क्स का इनका जो भी सब्जेक्टुअल है, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फाइनेंस, प्रिंसिपल पोस्ट है इसी कारण एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस को इंक्लूड किया गया है, तो वो आएगा 70 मार्क्स का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपके टोटल बन रहे हैं 160 मार्क्स। 160 मार्क्स आपके आएंगे 180 मिनट में, और आपका 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, वो भी सीबीटी जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो। इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 0.25 मार्क्स आपके माइनस मार्किंग होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, मतलब 1/4 माइनस 1/4 मार्क्स आपके डिडक्टेड हो जाएंगे 1 मार्क्स से। 1 मार्क्स का चौथा हिस्सा आपका माइनस हो जाएगा सही आंसर का। कहाँ पर सही आंसर का आपका माइनस हो जाएगा, 1 मार्क्स का चौथा हिस्सा, मतलब 0.25 माइनस मार्किंग है इसमें। इसके साथ ही अगर आप वाइस प्रिंसिपल में जाएं तो वाइस प्रिंसिपल में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस एक जगह चेंजेस है आपका। देखो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में जो पेपर हैं हिंदी, इंग्लिश, जीके, सीए, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब कुछ क्या रहेंगे, सेम। मार्किंग भी सेम रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम रहेगा। चेंजेस आएगा आपका एकेडमिक में। प्रिंसिपल में 30 मार्क्स का था पर वाइस प्रिंसिपल में आपको कर दिया गया 60 मार्क्स का। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में प्रिंसिपल में क्या था 70 मार्क्स का, पर वाइस प्रिंसिपल में कर दिया गया आपका 40 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में इसमें बस आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंजेस हुए हैं। यहाँ भी आपका सेम 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 180 मिनट ही दिए जाएंगे, सब कुछ सेम है। चेंजेस सिर्फ 2 सेक्शन में है, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में। सिलेबस भी सेम है, सब कुछ सेम है। चेंजेस क्या है वो आपको बता चुका हूँ। और माइनस मार्किंग भी सेम 0.25 ही रहेगा सभी में पोस्ट, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किसी भी हो, 0.25 आपका माइनस मार्किंग रहेगा। तो ये बात थी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। अब आते हैं हम टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए। तो यहीं पर अगर हम देखें पीजीटी के लिए तो इसमें चेंजेस आते हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें वेरियस सब्जेक्ट होते हैं, बहुत कम, मोर देन 16 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड रहते हैं पीजीटी में। इसके साथ ही अगर आप देखें तो कुछ सेक्शन तो आपको सेम दिखेंगे, जैसे इंग्लिश, हिंदी, जीके, सीए, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भले ही सेम हो पर इसमें मार्किंग स्कीम थोड़ा चेंजेस है। कैसे चेंजेस है देख सकते हैं आप। जनरल इंग्लिश सेम है, हिंदी सेम है, जीके और सीए सेम है, पर एनालिटिकल एबिलिटी 15 मार्क्स है पर वहाँ पर 10 मार्क्स था, तो ये एक चेंजेस आया। न्यूमेरिकल सेम है, कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पर 5 पर वहाँ पर 10 था, तो ये एक चेंजेस है। इसके साथ ही अगर आप और देखें तो आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी। देखो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए एकेडमिक था, पर यहाँ टीजीटी और पीजीटी के लिए आपका आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर पेडागोजी। यहाँ पर आपका आता है 20 मार्क्स का। और जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपका आएगा 80 मार्क्स का, चाहे अगर आप बायोलॉजी के हैं या फिर केमिस्ट्री के हैं
या फिर फिजिक्स के हैं या फिर मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, कुछ भी सब्जेक्ट है आपका जिसमें आप मास्टर कंप्लीट किए हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है वो आपका कितने का होगा, 80 मार्क्स का होगा। कितने का होगा, 80 मार्क्स का। और सभी में 0.25 माइनस मार्किंग, और एक राइट होने पे आपको 1 मार्क्स अलॉट होगा। अगर आपने गलत कर दिया कोई क्वेश्चन तो आपके 0.25 माइनस हो जाएंगे। तो ये था पीजीटी के लिए इन्फॉर्मेशन। अब पीजीटी और टीजीटी में डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, सब कुछ सेम होता है। डिफरेंस आता है आपका सब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका हिंदी सेम है, इंग्लिश सेम है, जनरल नॉलेज और सीए भी सेम है, एनालिटिकल एबिलिटी सेम है, न्यूमेरिकल एबिलिटी सेम है, कंप्यूटर लिटरेसी सेम है। चेंजेस है आपका सब्जेक्ट में, पैडागोजी भी 20 मार्क्स का सेम है। चेंज क्या है, सब्जेक्ट का। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा चेंजेस है आपके टीजीटी में। क्यों? क्योंकि इसमें आपका इंटरव्यू, ना ही कोई पर्सनालिटी टेस्ट नहीं होने वाला। कोई भी पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला। सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपका यही है। इसका टोटल सीबीटी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके होंगे 180 क्वेश्चंस। कितने होंगे, 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स और 180 मिनट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 180 क्वेश्चंस होंगे, 180 मार्क्स का रहेगा और 180 मिनट ही मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स 1 मिनट, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें भी 0.25 मार्क्स का ही निगेटिव मार्किंग है। तो एक ये था एग्ज़ाम पैटर्न थे टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए। ये मार्किंग स्कीम था। इसके साथ ही अगर आप सिलेबस में जाएं तो सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपको कहाँ पर वो सिलेबस मिल सकता है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। और साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि जो एडमिट कार्ड है एग्ज़ाम का वो कहाँ पर अवेलेबल होगा, जहाँ से आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहीं पर आपको हर इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। और जो एडमिट कार्ड है उसमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो भी यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर किस डेट में होगा, किस शिफ्ट में होगा, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन होगा एडमिट कार्ड में। अगर आपको कोई भी इशूज़ है एडमिट कार्ड में या कोई मिस्टेक हो चुका है जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं था पर एडमिट कार्ड में है, तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। ये है हेल्पलाइन नंबर, वो भी इसका टाइम फिक्स है कि 9:30 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक ही, वो भी वर्किंग डेज़ में एक्सेप्ट संडे। आप यहाँ पर कॉल करके आप अपना यहाँ पर इंफॉर्मेशन या कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था। इसके साथ ही अगर आप नेक्स्ट जाएं तो यहाँ पर लिखा गया है कि वो क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कि सबसे पहला पॉइंट ये दिया गया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर कोई इशूज़ है या कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना एडमिट कार्ड जो है वो पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं करेंगे। ये पहला इन्फॉर्मेशन है। दूसरा ये है कि इन नो केस द डुप्लीकेट एडमिट कार्ड फॉर EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन 2021 वुड बी इशूड एट एग्जाम सेंटर। देखो इसमें ये है कि अगर आप एडमिट कार्ड नहीं ले जा रहे हैं तो ऐसा कोई भी परफॉर्मा या ऐसा कोई भी रूल्स नहीं बना है कि आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एक डुप्लीकेट एडमिट कार्ड दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। इसी कारण आप अपना एडमिट कार्ड साथ में रख के ही जाइएगा। इसके साथ ही आप उसमें कोई भी एडमिट कार्ड में आप कोई भी चेंजेस खुद से नहीं कर सकते। आप कोई भी चेंजेस खुद से नहीं कर सकते एडमिट कार्ड में। तो ये इन्फॉर्मेशन है। और साथ ही एडमिट कार्ड को आपको संभाल कर रखना है फ्यूचर के लिए। क्यों? क्योंकि वही एडमिट कार्ड आपके ज्वाइनिंग के टाइम में आपसे लिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपसे मांगा जाएगा कि आप जो एग्ज़ाम देकर आए हैं वो एडमिट कार्ड जमा होगा। इसमें लिखा गया है, क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू प्रिजर्व देयर एडमिट कार्ड इन गुड कंडीशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस का मतलब ये है
कि जैसे आप CBT क्वालिफाई करोगे, आप इंटरव्यू में जाओगे, तो इंटरव्यू के टाइम में आपसे एडमिट कार्ड मांगा जाएगा और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें लिखा है ई पॉइंट या 5th पॉइंट, नो एडमिट कार्ड शॉल बी इशूड टू द कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन आर फाउंड टू बी इनकम्प्लीट। अगर कोई कैंडिडेट की एप्लीकेशन फॉर्म किसी रीजन से रिजेक्ट हो जाते हैं तो उनको दोबारा कोई कोई एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। इसी कारण हर कैंडिडेट जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आप पहले ही ध्यान दे लें कि जो उसमें इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए मांग रहा है वो आपके पास है या नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि जो भी क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगेगा वो आपके पास 100% कंप्लीट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इसी वजह से इसमें लिखा गया है क्लियरली कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्ट होने के बाद आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन था इम्पॉर्टेंट जो स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही कि एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट क्या होगा, फर्स्ट शिफ्ट में आपको 9 AM से 12 PM 3 घंटे का पेपर होगा 180 मिनट का। तो 9 बजे शुरू होगा फर्स्ट शिफ्ट और 12 बजे दोपहर तक ख़त्म हो जाएगा। तो इसके साथ ही 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, मतलब 7:30 to 8:30 AM आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, जिसमें आपको एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन होगा। बहुत सारे उनका जो भी प्रोसीजर रहता है वो अपना कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही 8:30 से 8:50 जो भी इन्विजिलेटर होगा एग्ज़ामिनेशन का वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको करना क्या है वहाँ पे। और 8:50 से 9 AM तक, मतलब 10 मिनट का टाइम मिलेगा कि स्क्रीन में जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो आपको रीड करना है, उसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और फिर 9 AM से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है अगर आपका सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो ये एक एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल क्या है वो उसका इन्फॉर्मेशन था। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी है कैंडिडेट के लिए कि करना क्या है कैंडिडेट को एग्ज़ामिनेशन के टाइम में। सेंटर हॉल जहाँ भी होगा, जिस भी सिटी में होगा, तो उन्होंने बोला है कि 2 घंटे पहले ही आ जाना है। ऐसा कोई 2 घंटे पहले उन्होंने लिखा है, पर आप 1 घंटे पहले भी आएंगे तो वो सफिशेंट है, आप आ सकते हैं। पर ये है कि उन्होंने 2 घंटे इसलिए लिखा है कि जैसे कोई ट्रैफिक जाम हो गया या कोई ट्रेन या बस डिले हो गया तो वो आपके लिए इशू ना बने, इसलिए उन्होंने बोला है कि 2 घंटे पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाइएगा। तो ये है। इसके साथ ही इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि दे कैंडिडेट मस्ट शो ऑन डिमांड द एडमिट कार्ड डाउनलोडेड प्रिंटेड फ्रॉम NTA वेबसाइट फॉर एग्जामिनेशन इन द एग्जामिनेशन या रूम हॉल। द टेस्ट सेंटर स्टाफ ऑन ड्यूटी इज ऑथराइज्ड टू वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट एंड मे टेक स्टेप टू वेरीफाई एंड कंफर्म द आइडेंटिटी क्रेडेंशियल। मतलब जो आप NTA से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसको वेरीफाई किया जाएगा, जो भी इन्विजिलेटर होगा एग्जामिनेशन टाइम में वो वेरीफाई करेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था। तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो वो है रफ़ वर्क के लिए आपको एक रफ़ सीट प्रोवाइड किया जाएगा, वो यहाँ पर दिया गया है, वो सेंटर में मिलेगा, आपको लेके नहीं जाना है, आपको रफ़ सीट लेकर नहीं जाना है। वहाँ पर जो भी आपका एग्जामिनेशन हॉल होगा तो वहाँ पर जो भी इन्विजिलेटर होगा वो सभी कैंडिडेट को रफ़ सीट प्रोवाइड करेंगे रफ़ वर्क के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ ही और कितने सर्विस सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं कैंडिडेट के लिए वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ ही आपके पास कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए, कौन से एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और कितना एज होना चाहिए वो भी आपको मालूम होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, वो भी कंप्लीट 100% कंप्लीट मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास। B.Ed होना चाहिए, और इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए आपके पास प्रोफिशिएंसी होना चाहिए टीचिंग में।
और इसके साथ ही अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपके पास पीजीटी लेवल का क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस, वो भी कितने साल का, 10 ईयर का। किसके लिए, वाइस प्रिंसिपल का होना चाहिए, या फिर पीजीटी का, या फिर टीजीटी का। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, कोई भी कॉलेज भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपका इस लेवल में क्या होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये था प्रिंसिपल के लिए। और आपका जो एज है वो 50 ईयर एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब 50 साल के आसपास होना चाहिए। 48, 49, 46 इतना हो सकता है। 50 ईयर भी कंसिडर कर लिया जाएगा, पर 51, 52 ये कंसिडर्ड नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है कि नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर ये है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, वो भी गवर्नमेंट्स के रूल के अकॉर्डिंग। अब यहीं पर बात करें वाइस प्रिंसिपल की, तो वाइस प्रिंसिपल में कुछ सिमिलर है, कुछ चेंजेस है। इसमें भी मास्टर डिग्री चाहिए, बीएड चाहिए, प्रोफिशिएंसी भी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, पर इसमें एक्सपीरियंस में कम कर दिया है। कैसे कि आपके पास पीजीटी और लेक्चरर का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल के लिए। 2 ईयर, प्रिंसिपल के लिए 10 ईयर था, पर इसके लिए 2 ईयर है। तो आपका जो एज है वो 45 ईयर होना चाहिए, और गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई पीजीटी है, और कोई पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, और मल्टीपल सब्जेक्ट होने के साथ साथ ही इसमें सब्जेक्ट में वेरिएशंस आते हैं। कैसे, वो देख लीजिए। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपनी डिग्रियां इंटीग्रेटेड तरीके से करते हैं, जैसे RI जो भोपाल होता है वहाँ पर इंटीग्रेटेड होता है, BSc BEd या फिर PG वगैरह इंटीग्रेटेड तरीके से होता है। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री तो होना चाहिए कंप्लीट, मास्टर डिग्री आपके पास 100% कंप्लीट होना चाहिए, वो भी कंसर्न सब्जेक्ट में। आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का मास्टर डिग्री होना चाहिए। और साथ में बीएड भी आपके पास क्या होना चाहिए, 100% कंप्लीट होना चाहिए। अपीयरिंग नहीं चलेगा, कंप्लीट होना चाहिए जिस वक्त आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप पीजीटी इंग्लिश के अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री जैसे MA इंग्लिश आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए कर रहे हैं तो आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत दोनों में से कोई एक आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, बैचलर नहीं, मास्टर डिग्री, MSc या MA MCOM जो भी आपके पास हो। अगर आप पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए कर रहे हैं तो आपके पास मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स जो भी आपके पास मास्टर डिग्री है वो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पीजीटी फिजिक्स के लिए कर रहे हैं तो आपके पास MSc फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, तीनों में से किसी एक का भी आपके पास है तो आप यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पीजीटी केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपके पास MSc केमिस्ट्री या फिर MSc बायो केमिस्ट्री को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। या तो आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए MSc, या फिर आपके पास बायो केमिस्ट्री MSc होना चाहिए, कोई भी अगर दोनों में से कोई एक है तो आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हो। अब सबसे ज़्यादा और मेजर इशूज़ यहाँ पर होते हैं पीजीटी बायोलॉजी के लिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर पीजीटी अगर कोई अप्लाई कर रहा है बायोलॉजी के लिए तो उस कैंडिडेट के पास या तो MSc बॉटनी होना चाहिए, या तो जूलॉजी, या फिर लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये तो पीजी में होना चाहिए। इसके साथ ही उसके पास ग्रेजुएशन में बॉटनी या फिर जूलॉजी, ये 2 चीज़ उसके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये एक बायोलॉजी का इन्फॉर्मेशन था। इसके साथ ही अगर आप अदर सब्जेक्ट की तरफ जाएं तो जैसे पीजीटी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में पीजी होना चाहिए, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी में पीजी होना चाहिए। अब कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, ठीक है, या फिर बिजनेस इकनॉमी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो बिजनेस इकनॉमी वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है। इसके साथ ही इकनॉमी में क्या इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स देख लीजिए, पीजीटी कॉमर्स में बिजनेस इकोनॉमी वाले एलिजिबल नहीं हैं, पर पीजीटी इकोनॉमिक्स में बिजनेस इकोनॉमिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर है
अब जो पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट या बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सब्जेक्ट है। कैसे, देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी जो रहता है वो बहुत ही वास्ट तरीके से होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास बीटेक होना चाहिए, वो भी किस में, आईटी में। मास्टर डिग्री होना चाहिए। देखो बीटेक भी इसमें एलिजिबल कर चुका है, क्योंकि बैचलर डिग्री भले ही है तो इसमें बीटेक को उन्होंने पीजीटी लेवल में एलिजिबल किया है। या तो आपके पास बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसके साथ ही और क्या होना चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन है, देख लीजिए। इसके साथ ही आपके पास बीएड कंप्लीट होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। अब बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में आपके पास या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड मतलब होता है कि या तो आपके पास बीए बीएड है, या तो आपके पास बीएससी बीएड है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास इंटीग्रेटेड नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए जो 3 ईयर का होता है। बैचलर डिग्री में अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 3 साल तक, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि 3 ईयर तक हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। सेम केस आपके साथ इंग्लिश का होगा। अगर आप टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन चारों सब्जेक्ट में से कोई आपके पास 2 सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। तो ये एसएसटी के लिए है, टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए है कि 4 सब्जेक्ट में आपके पास 2 सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, ये सब्जेक्ट तो साथ में हो। इसके साथ आपके पास मैथमेटिक्स एक मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अगर यहीं टीजीटी साइंस की बात करूँ तो देखिए, पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी साइंस, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कैंडिडेट के ऊपर। कैसे, टीजीटी साइंस में आपके पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, तीनों में से कोई 2 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री मतलब सीबीजेड में आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। कुछ स्कूल्स में जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, या फिर अदर सेंट्रल जो स्कूल्स होते हैं उनमें सीधा उन्होंने सीबीजेड ही क्लियरली मेंशन किया है। पर एकलव्य विद्यालय में ऐसा नहीं है। आपके पास सीबीजेड में कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और इसके साथ ही आपके पास बीएड होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 या फिर स्टेट का जो भी पेपर 2 होगा वो पास होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए टीचिंग के लिए। तो ये एक एलिजिबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन था टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपका जो एज है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म का डेट रहेगा, उस डेट के लास्ट डेट तक आपका एज जो है वो क्राइटेरिया फिल करना चाहिए। और एसटेट और सीटेट भी एप्लीकेशन फॉर्म के पहले ही कंप्लीट होना चाहिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कैंडिडेट को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर कास्ट को देखते हुए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट SC ST है तो उसको 5 ईयर का मिलेगा, कोई कैंडिडेट OBC है तो उसको 3 ईयर, कोई कैंडिडेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है या कोई सर्विस है तो उसको 5 ईयर, कोई कैंडिडेट अगर जम्मू कश्मीर का मतलब कि डोमिसाइल्ड रहा है 1980 से 1989 के बीच तो उसको 5 ईयर का, कोई कैंडिडेट अगर पर्सन विद डिजेबिलिटी है, वुमेंस को इंक्लूड करके, जो SC ST OBC और जनरल कैटेगरी में आते हैं
तो उनके लिए भी यहाँ पर अलग तरह से वो रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप देखें, और अगर कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है, चाहे वो मिलिट्री में हो या टीचिंग का भी हो या ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए कहीं भी, उसको भी 3 ईयर का मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर रिलैक्सेशन के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी दिए गए हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है आपके काम के लिए है वो ही आपको बताने वाला हूँ। बाकी इसमें बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर दिए गए हैं जो स्कूल के बेसिस पे हैं, पर हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे लिए रिक्रूटमेंट में क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना है, वो हमको ध्यान में रहना चाहिए बस। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें कि हाँ, एक चीज़ और, कोई भी कैंडिडेट अगर 40% से, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर 40% से कम डिजेबल है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। पर हाँ, अगर वो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है तो 40% से कम में कर सकते हैं, पर आपके पास 40% से ज़्यादा ही पर्सन विद डिजेबिलिटी होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं या फिर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से डिजेबिलिटी कंसिडर किया जाएगा, यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है। ये PDF का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो वहाँ पर जाकर आप रीड भी कर सकते हैं, या फिर इसका हार्ड कॉपी आप प्रिंट निकाल कर इसको रीड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। पर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ एक सिंपल वे में, हर एक पॉइंट को समझा कर। तो आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप इसको हार्ड कॉपी प्रिंट निकाल कर आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है इसमें, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आता है चैप्टर 4 की फ़ीस डिटेल्स क्या है। आपको स्टार्टिंग में ही एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया था कि क्या क्या फ़ीस रहेगा, और वो आप यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हैं कि अगर आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2000 फ़ीस लगेगा, और PGT और TGT के लिए आपको 1500 पे करना पड़ेगा। और आप यहाँ पर कोई भी मोड यहाँ पर फ़ीस को पे कर सकते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, UPI हो, पेटीएम सर्विस हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही ये एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको दिया गया है ऊपर, इसके साथ ही आपका जो भी GST होगा, जो भी प्रोसेसिंग चार्ज होगा, वो भी चार्जेबल होगा, यहाँ पर लिखा गया है। जैसे SBI 1%, 2%, जो भी उसका चार्जेस होगा वो तो लेगा। इसके साथ ही ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड ही होगा, ऑनलाइन मोड के अलावा कोई भी मोड वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ऑनलाइन मोड ही होगा, उसके अलावा कोई भी अदर मोड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मतलब आप ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपने गलत फी कर दिए हो, या फिर कोई रॉन्ग अकाउंट में अगर आपने पैसे डाल दिए, तो वहाँ पर नेस्ट या फिर NTA रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और ना ही आपको रिसिप्ट मिलेगा। इसी कारण अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिए, कहाँ पेमेंट कर रहे हैं वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो वो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर नेस्ट और NTA रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि यहाँ पर कुछ है इन्फॉर्मेशन कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना है, किस मोड में भरना है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही और कौन कौन से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। कैसे कि कैंडिडेट का नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, कैटेगरी, पर्सन विद डिजेबिलिटी, अगर आपके पास स्टेटस है तो आप फिल करिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वो भी फुल डिटेल्स के साथ यहाँ पर मेंशन है। डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन सिटीज़ के चॉइस हैं वो भी, ये सभी कुछ फाइनली ट्रीट किए जाएंगे जो भी आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं चेंजेस के लिए, अगर आपने गलत फिल कर दिए हों, तो एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद कुछ टाइम EMRS आपको
दे सकता है। NTA आपको प्रोवाइड करेगा, जो आपको मैंने पहले ही बता चुके थे कि 48 आवर आपको करेक्शन के लिए मिलते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पर आप उसके दौरान कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर फ्यूचर में देखो फ्यूचर के लिए क्यों प्रॉब्लम बनेगा, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में रॉन्ग फिलअप कर चुके हैं और जिस समय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मतलब DV, जिस समय DV होगा उस वक्त अगर आपका इन्फॉर्मेशन आपके ओरिजिनल जो मार्कशीट है या डॉक्यूमेंट्स हैं उससे मैच ना किए, मैच अगर ना हुआ तो आपका DV कैंसिल भी हो सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, अगर इन्फॉर्मेशन मैच ना हुआ तो DV कैंसिल हो जाएगा, और जब DV कैंसिल होगा तो आपको इंटरव्यू में नहीं बैठने दिया जाएगा, नहीं देने दिया जाएगा, और साथ में ही अगर किसी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर DV कैंसिल हो गया तो। इसी कारण जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, 100% एक्यूरेट होना चाहिए, जिससे आपको बाद में दिक्कत को फेस ना करना पड़े। इसके साथ ही इसमें किस तरह से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है उसके कुछ यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यूज करके। फिर जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको किस साइज़ का फ़ोटोग्राफ और किस साइज़ का आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है वो भी यहाँ पर दिया गया है। साइज़ भी दिया हुआ है, कलर भी दिया हुआ है, और साथ में जो भी पिक्सल है और जो भी फॉर्मेट है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि किस किस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स को या इमेज और सिग्नेचर को। इसके साथ ही जो भी सर्टिफिकेट उन्होंने अगर बोला कि जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो देखो डोमिसाइल तो क्लियरली अपलोड करना ही करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है वो क्या है, स्टेट स्पेसिफिक है। एग्ज़ाम स्टेट स्पेसिफिक होने के कारण आपका डोमिसाइल अपलोड होना ही होना है कि आप कौन से स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, तो वो ध्यान में रखिएगा आप। इसके साथ ही यहाँ पर कौन कौन से मोड और कौन कौन से पेमेंट गेटवे एक्सेप्ट किए जाएंगे वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर कोई पॉइंट छूट जाता है या कोई पॉइंट आपको डाउट है या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में वो पॉइंट को आप लिख सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई के माध्यम से आपको क्लियरली आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर दूँगा। या फिर इस PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड करके आप इसको रीड कर सकते हैं आराम से। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि डार्क कलर में लिखा हुआ है कि कोई पोस्ट, कोई फैक्स या कोई व्हाट्सएप या कोई ईमेल या बाय हैंड आपको कंफर्मेशन पेज नहीं मिलेगा, आपको कंफर्मेशन पेज वहीं से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी मेंशन किया हुआ है। एक इन्फॉर्मेशन और है कि कोई कैंडिडेट अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं CBT एग्ज़ाम के लिए कि किस तरह से पैटर्न आएगा, स्क्रीन में कैसे शो हो गए क्वेश्चंस, कैसे हमको अपना स्पीड बढ़ाना है, एक्यूरेसी कैसे चेक करना है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने जगह जगह पे क्या है कि स्कूल्स हों या कॉलेज हों या जो भी उनका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहाँ पर वो लोग जाके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं CBT एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। चैप्टर 6 में ये है कि अगर कोई कैंडिडेट कोई ऐसे चीज़ के साथ एग्जामिनेशन सेंटर में पकड़ा गया जो उसको नहीं ले जाना चाहिए तो वो किस में आता है, अनफेयर मीन्स के अंतर्गत आता है। अगर कोई कैंडिडेट इस कंडीशन में आ गया तो उसके साथ उसको पनिशमेंट के रूप में क्या होगा कि उसका जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर उसको हो सकता है कि फ्यूचर में EMRS या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देने के लिए परमिट ना किया जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब आप एग्जामिनेशन देने जाएं सेंटर के अंदर तो उसके पहले ही आप अपना जो भी पॉकेट है, जो भी बैग है, जो भी चीज़ है वो आपको ध्यान से चेक करना है कि कोई कागज़ का टुकड़ा या कोई ऐसा
चीज़ तो मेरी पॉकेट में नहीं रह गया, जो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अलाउ नहीं है वो आपको पहले ही ध्यान कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिप्यूटेड एग्जामिनेशन है। तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो है रिजल्ट वो कैंसिल कर दिया जाएगा, जो भी अगर कैंडिडेट इस चीज़ के अंतर्गत अगर आ रहा है तो। चैप्टर 7 में ये है कि पोस्ट सीबीटी एक्टिविटीज़। पोस्ट सीबीटी एक्टिविटीज़ का मतलब है कि सीबीटी एग्ज़ाम होने के बाद कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, वो यहाँ पर मेंशन है। कि जैसे ही आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, जो लास्ट सीबीटी एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट नहीं लास्ट सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो एनटीए वेबसाइट है जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप किया था, वहाँ पर आपको रिस्पॉन्स शीट, जो आपने वहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपने टिक किया है, तो वो रिस्पॉन्स शीट आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। फिर रिस्पॉन्स शीट या ऑब्जेक्शन करने के बाद, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन करने के बाद कुछ दिनों के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, उसका आंसर की उसी वेबसाइट में मिल जाएगा। उसका आंसर क्या होगा, उसी वेबसाइट में मिल जाएगा। फिर इसमें ये भी क्लियरली मेंशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने पे करने पड़ेंगे, 200 पे करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन में डाउट है, आपको लगता है कि वो क्वेश्चन में डाउट है, या फिर आपके पास 100% प्रूफ है कि ये इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो गलत हैं, या इस क्वेश्चन का जो आंसर की मैं दिया हुआ है वो गलत है, तो आप यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। 200 पे करना पड़ेगा पर क्वेश्चन के लिए, पर आप तभी पे करें जब आपको 100% श्योरिटी हो, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। अगर आपके पास 100% प्रूफ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं बेशक। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था। जो रिज़ल्ट है आपका वो भी आपको इसी वेबसाइट में शो होगा। आपके सामने है सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है। देखिए सीबीटी एग्ज़ाम है तो इसमें लाखों कैंडिडेट अप्लाई करते हैं पोस्ट के लिए। अब कुछ कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो सेम हो जाते हैं एक ही पोस्ट के लिए। सपोज अगर कोई कैंडिडेट है या कोई सब्जेक्ट है, पीजीटी बायोलॉजी है, अब पीजीटी बायोलॉजी के लिए कौन सा सब्जेक्ट है, पीजीटी बायोलॉजी। अब इस पीजीटी बायोलॉजी के लिए 1000 कितने 1000 कैंडिडेट के लिए या 1000 कैंडिडेट का जो मार्क्स है वो सेम आता है। 160 मार्क्स का क्या है पेपर, और उस कैंडिडेट या 1000 कैंडिडेट के किसी के 120 मार्क्स सेम आ रहे। 1000 के क्या आए, 120 मार्क्स सेम आए। तो इस कंडीशंस में कुछ चीज़ें देखी जाती है जो डिफरेंट कैसे बनाए। इसका मतलब ये है कि अगर कैंडिडेट के सेम आ रहे हैं नंबर, अगर वो कैंडिडेट किसके अंतर्गत आता है, पीजीटी पोस्ट के लिए। ध्यान देना, मैं पीजीटी के लिए बता रहा हूँ और सेम फॉलो होगा बाकी पोस्ट के लिए। अगर मैं पीजीटी के लिए बताऊँ तो क्या कंडीशन फॉलो किया जाएगा कि एज देखा जाएगा कि दो कैंडिडेट के बीच में एज का डिफरेंस है, दोनों में से कैंडिडेट राइट एज के फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर वहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो तब फॉलो किए जाते हैं जब मार्क्स सेम हो। अगर मार्क्स डिफरेंट हो तो वो तो मेरिट बेस से जाएगा। अगर मार्क्स सेम हो गए तो वो कहाँ कहाँ पर प्रेफरेंस किसको मिलेगा वो यहाँ पर मेंशन है। और अगर कोई ज़्यादा एज का है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, फीमेल कैंडिडेट है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कुछ टाइप ब्रेकिंग स्कोर्स के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि सीबीटी में जितने कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे और जितने कैंडिडेट सीबीटी क्वालिफाई हैं, जितने भी कैंडिडेट होंगे जो सीबीटी क्वालिफाई होंगे और जितने पोस्ट होंगे, जितने क्या होंगे पोस्ट, उनका 1:2 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सब्जेक्ट में पोस्ट कितना है 50, ध्यान देना
सपोज पीजीटी केमिस्ट्री में कितने पोस्ट हैं, 50 पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट 50 हैं। तो कैंडिडेट कितने सिलेक्ट होंगे सीबीटी के बाद, 100, यानी 100 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 1:2, अगर पोस्ट है 150 तो 300 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर पोस्ट है 500 तो 1000 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा सीबीटी के बाद सिलेक्ट किया जाएगा 1000 कैंडिडेट को। मतलब कोई कितना भी पोस्ट हो उसका दुगना जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे। और ये सिलेबस है, बहुत सारी वेरियस पोस्ट हैं उनके लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने ऊपर ही देखा था कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो जनरली प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का 98% सेम ही रहता है। जब 98% एग्ज़ाम पैटर्न सेम है तो जाहिर सी बात है कि इनका सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को दोनों को एक साथ में रख कर इनका सिलेबस तैयार किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेबस इनका कैसा होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में ये सब पॉइंट भी दिए गए हैं। तो ये एक डिटेल सिलेबस है जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। ये मैं नोटिफिकेशन का जो लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर यहाँ पर सेक्शन वाइज या सेपरेट तरीके से सिलेबस अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी चीज़ का लिंक जो है, एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल वेबसाइट, नोटिफिकेशन, हर चीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ऐसी अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी कैंडिडेट आपके पास होंगे या आपके पहचान में होंगे जो एकलव्य विद्यालय कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, जिससे उनके पास भी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। वो भी जान पाएँ कि कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से गाइडलाइंस और क्या प्रोसीजर होता है, क्या पैटर्न्स होता है, वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ। तो ये एक डिटेल सिलेबस है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग तरह से डिटेल सिलेबस दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कंडीशन प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए था, सेम कंडीशन यहाँ पर आता है पीजीटी और टीजीटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर 99% जो सिलेबस है या पैटर्न है वो मैच करता है टीजीटी और पीजीटी का। सिर्फ चेंजेस आते हैं कहाँ पर, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है वो भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पे चेंजेस आते हैं, बाकी सेम रहता है। टीजीटी में क्या है, इंटरव्यू नहीं होता, पर पीजीटी में इंटरव्यू होता है। ये चेंजेस हैं, सिलेबस सेम ही रहेगा, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये इसका डिटेल सिलेबस है टीजीटी और पीजीटी का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर दिया गया है अगर कोई फिजिकल लिमिटेशन है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर किस तरह से एप्लीकेशन का फॉर्मेट रहेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। 2021 में जो वैकेंसीज अलॉट किए गए थे, तो आपको पता ही है कि ये EMRS स्टेट स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर जो वैकेंसी भी आते हैं वो भी स्टेट वाइज ही आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हर स्टेट का एक अलग अलग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने के कारण ही यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अलॉट है। प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी, टीजीटी के लिए, सबके लिए अलग अलग सेपरेट वैकेंसीज हैं यहाँ पर। तो देखिए ये 2021 का नोटिफिकेशन है, तो वो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं। पर 2023 में जो वैकेंसीज आने वाले हैं तो उसमें ये नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो चेंजेस होंगे। पैटर्न सेम रहेगा, ध्यान दीजिएगा, पैटर्न सेम रहेगा, बस नंबर ऑफ़ वैकेंसीज चेंज होंगे। बाकी पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ सेम रहेगा, बस नंबर ऑफ़ वैकेंसीज चेंज होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज स्टेट वाइज ही आएंगे, स्टेट वाइज ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा जो डोमिसाइल होगा। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये लास्ट बात है और लास्ट पॉइंट भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है। तो EMRS ने अपने नोटिफिकेशन में ऑफिशियल वेबसाइट का और हर एक स्टेप का एक स्क्रीनशॉट भी अपलोड किया हुआ है। तो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जितने भी स्क्रीनशॉट होंगे ये सभी क्या हैं, इसके ऑफिशियल फॉर्म की एक स्क्रीनशॉट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी जितने भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिए गए हैं
सभी स्टेप हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। अगर आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप नेक्स्ट पेज में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पर सभी कुछ हर एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप स्टेप वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे जैसे स्टेप कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे आपका नेक्स्ट स्टेप आपके सामने ओपन होते जाएगा। फॉर्म लेंदी है बट आपको बहुत केयरफुली इसको फिलअप करना है। उसका क्वालिफ़िकेशन, आपको जो भी सीटेट वगैरह क्वालिफाई होगा, उसके मार्क्स, उसके रोल नंबर, सभी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है। और पेमेंट भी आपको फिल करना, पेमेंट अच्छे से करना है, आपको ध्यान से करना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर पेमेंट आपका फेल हो जाता है या आपका पेमेंट और कहीं चला जाता है थर्ड पार्टी के पास, तो यहाँ पर NTA वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आपको दोबारा पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हर स्क्रीनशॉट या हर एक स्टेप का एक JPG के फॉर्मेट से यहाँ पर आपको पहले ही दे दिया गया है। तो अब यहाँ पर हर पेज का एक स्क्रीनशॉट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इस स्क्रीनशॉट के हेल्प से आप यहाँ पर स्टेप वाइज फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप पूरी स्टेप कंप्लीट कर लोगे पेमेंट के बाद, तो आपको कुछ इस तरह का क्या दिखेगा, इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जब आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद, फिर पूरे स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पर अपना जो भी कंफर्मेशन पेज है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था EMRS के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो NTA की वेबसाइट में ही होगा। जो भी मॉक टेस्ट आपको देना हुआ ऑनलाइन घर बैठे, तो आप यहाँ पर NTA की वेबसाइट में अवेलेबल है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसका भी यहाँ पर इन्होंने स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझा चुके हैं कि आपको कैसे कैसे इंटरफेस देखने को मिलेगा मॉक टेस्ट में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, चाहे वो प्रिंसिपल का पोस्ट हो, चाहे वो वाइस प्रिंसिपल का हो, चाहे PGT का हो, चाहे TGT का हो। ये पूरा एक ओवरऑल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, हर एक स्टेप एक ईजी वे में। तो जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से इस वीडियोस को एंड तक देखिएगा, आपको हर इन्फॉर्मेशन क्लियरली आपको दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही जो भी फ्रेंड्स या फिर फैमिली में जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं टीचर एग्ज़ाम की, चाहे वो KVS की, NVS की, किसी भी चीज़ की हो, उस चीज़ में ये जो चैनल है वो हर इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करेगा और हेल्प करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मॉक टेस्ट में क्वेश्चन का पैटर्न दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।